बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आधार बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ी तकरार। अदालत का रुख कर सकती है कांग्रेस। धन विधेयक के तौर पर पारित करने पर ऐतराज। भारत माता की जय नहीं बोलने पर एमआईएम विधायक वारिस पठान महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित। पठान की स्पीकर से पुनर्विचार की अपील। ओवैसी ने कहा गलत परंपरा। पंजाब के बटाला में 6 स्कूली छात्राओं पर एसिड अटैक। एक की हालत गंभीर। छेड़खानी की शिकायत के बाद युवकों ने घटना को दिया अंजाम। आभूषण कारोबारियों की हड़ताल का 16वां दिन। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज करेंगे रैली। 1% की एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग। और नेपाल में सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक आज। सुषमा स्वराज और सरताज अजीज के बीच होगी बातचीत। अजीज ने कहा पठानकोट समेत सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार। आधार विधेयक को संसद से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा की तरफ से किए गए संशोधन के प्रस्ताव को लोकसभा ने खारिज कर दिया, लेकिन कांग्रेस आधार विधेयक को मनी बिल के तौर पर लाए जाने को लेकर कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है और इसे अदालत में चुनौती दे सकती है। आधार विधेयक को मनी बिल के तौर पर लाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस अदालत का रुख कर सकती है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जोर देकर कहा कि लोकसभा स्पीकर से सर्टिफिकेट हासिल करने की परंपरा ऊपरी सदन को दरकिनार करने की पद्धति नहीं हो सकती। उन्होंने इसे राज्यसभा का अपमान करार दिया। So merely imparting conclusivity to it may work temporarily intra-parliament because we respect the speaker's ruling intra-parliament, but it is not binding on courts because courts ultimately uphold the constitution, which is far higher and bigger and more comprehensive than both the speaker and the speaker's certificate. इससे पहले सरकार की तरफ से धन विधेयक के रूप में रखे गए आधार विधेयक को राज्यसभा ने 5 संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया था। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी संशोधनों को घातक बताते हुए उन्हें अस्वीकार करने का निचले सदन से आग्रह किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। This amendment which has been suggested by the upper house, though I concede to the wisdom of the upper house, actually has dangerous consequences. And dangerous because it gives a very wide power to the government to share biometric information. It bases it on a phrase which is not defined in law, whose definition is not available. जेटली ने इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में लाने की विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस बिल को पारित कराने का मकसद सब्सिडी समेत दूसरे फायदे को पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले कल राज्यसभा ने आधार विधेयक को चर्चा के बाद 5 संशोधन के साथ वापस कर दिया। विधेयक को मनी बिल के तौर पर पेश किए जाने का विपक्ष ने विरोध किया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस विधेयक में निजता को सुरक्षित रखने के कड़े प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार बिल के तहत निजता भंग होने की आशंका को खारिज किया। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बिल में प्रावधान है कि आधार से ली गई सूचनाओं का कब और कहां इस्तेमाल होगा। Now we considered this on basis of recommendations of various experts that core biometric information should not be shared even with consent. So we improved upon this aspect of the law. इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्षी दलों ने आधार विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपनी चिंता जताई। कांग्रेस के जयराम रमेश ने बिल में कई संशोधन पेश किए, which gives the power to the UID authority under regulation. So this I am opposed to. We are opposed to collectively. Whatever must be done and passed by Parliament. No powers should be delegated to the UID authority because then the UID authority will decide tomorrow that DNA is required and they will then have the powers to take DNA information as well. And no reasons have been assigned in this act under which circumstances the district judge will disclose it. So therefore, this is a very dangerous provision and it clearly hits Article 21. There again the word used is 3 years and shall also be liable.
So why is this difference? आधार कार्ड कल अगर बांग्लादेश या नेपाल से कोई आदमी यहाँ आ जाए तो क्या उसको आधार कार्ड बन जाएगा उसका? आखिर कितने दिन की एसेंशियलिटी है? कैसे सर्टिफाई होगा कि इस देश का नागरिक है? कौन सर्टिफाई करेगा उसको? अरुण जेटली ने सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी के उस ऐतराज को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा इस पर संसद में बहस नहीं की जा सकती। विधेयक के प्रावधानों का विरोध करते हुए बीएसपी, टीएमसी और बीजेडी ने सदन से वॉकआउट किया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा के निलंबित एमआईएम विधायक वारिस पठान ने स्पीकर से अपने निलंबन पर पुनर्विचार करने को कहा है। बुधवार को सदन में वारिस पठान के भारत माता की जय बोलने से इनकार पर जमकर हंगामा हुआ। उधर एमआईएम ने अपने विधायक के निलंबन को गलत परंपरा बताया है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी और एमआईएम इन नारों का मतलब समझे बिना राजनीति कर रहे हैं। वारिस पठान को विधानसभा के वर्तमान सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इससे पहले भारत माता की जय बोलने से वारिस पठान के इनकार पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बाकी पार्टियों के विधायकों ने उनके निलंबन की मांग की और उनके खिलाफ सर्वसम्मति से निलंबन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। That government moved the proposal for the same and unanimously it has been passed that Mr. Waris Patan has been expelled for this coming session. भारत माता की जय बोलना हमारा अधिकार है, बिल्कुल बोलना चाहिए। ये हमारा मजहब भी सिखाता है और बड़ी ओछी राजनीति करने वाले लोग जो है ऐसी चीजें लेकर के नौजवानों के अंदर एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि वही मुसलमानों के हितैषी हैं, वही मुसलमानों की जो है नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि वारिस पठान ने कहा है कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। इधर पार्टी नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वारिस ने कुछ गलत नहीं किया है और उनका निलंबन कर गलत परंपरा डाली गई है। हमको फख्र है इस देश पर और हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, लेकिन कोई अगर हमको फोर्स करके ये कहेगा कि आप ये स्लोगन लगाइए, हम नहीं लगाएंगे। इधर कांग्रेस ने कहा है कि भारत माता के मुद्दे पर बीजेपी और एमआईएम राजनीति कर रहे हैं। तोड़कर विभाजन करके आपसी वैमनस्य फैला के कहीं न कहीं अपना पॉलिटिकल राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाए। भारत माता की जय हिंद और वंदे मातरम किसी होली बुक के शब्द नहीं है। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और भारत की स्वतंत्रता के अभियान ने बड़े गर्व के साथ बार बार इस्तेमाल किए थे। इस बीच वारिस पठान ने अपने सस्पेंशन के फैसले पर विधानसभा स्पीकर से पुनर्विचार करने की अपील की है। पठान ने कहा है कि एक नारी को लेकर देश से किसी के प्यार पर फैसला नहीं दिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब के गुरदासपुर जिले में तेजाब हमले की घटना सामने आई है। घटना बटाला के पास डेरा बाबा नानक की है, जहां पर 2 युवकों ने स्कूल से लौट रही 6 लड़कियों पर तेजाब से हमला किया। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक मामला छेड़खानी से जुड़ा है। बुधवार शाम 6 लड़कियां सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेरा बाबा नानक से 8वीं की परीक्षा देकर अपने गांव लौट रही थी। दोनों आरोपी काफी दूर से मोटरसाइकिल पर लड़कियों का पीछा कर रहे थे। लड़कियों ने विरोध किया तो आरोपी उन पर तेजाब फेंक कर भाग गए। सरकारी स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਮਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ अंगा देते पिया हुआ। हमले में एक लड़की पूरी तरह झुलस गई, जबकि 5 अन्य पर भी तेजाब के छींटे आए। इस मामले में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस पूरे देश में ही एसिड अटैक की शिकार बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां हो रही हैं और इसके बारे में राज्य सरकारों को भी कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और समाज के लोगों को भी ऐसे लोगों को पकड़ करके तुरंत पुलिस के हवाले करना चाहिए। दरअसल एक आरोपी 2 साल पहले तक पीड़ितों के स्कूल में ही पढ़ता था। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक लड़की ने उसके खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की थी। इसके बाद आरोपी को स्कूल से निकाल दिया गया था। तब से ही आरोपी इन लड़कियों को परेशान कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आभूषणों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में सराफा कारोबारियों की हड़ताल जारी है। आज उनकी हड़ताल का 16वां दिन है।
एक्साइज ड्यूटी को वापस लेने की मांग करते हुए देश भर के आभूषण कारोबारी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज रैली करेंगे। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती हड़ताल जारी रहेगी। देश भर के सराफा व्यापारी 2 मार्च से हड़ताल पर हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के आम बजट में गैर चांदी वाले आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया था। जेटली ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए 1% उत्पाद शुल्क को वापस लेने की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि ये कदम सर्राफा कारोबार का जीएसटी से तालमेल बिठाने के लिए उठाया गया है। इसके बाद आभूषण व्यापारियों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का चौतरफा विरोध हो रहा है। महंगाई बढ़ने की आशंका को लेकर आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। वहीं कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। डीजल की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे माल भाड़ा बढ़ेगा और खाने पीने की चीजों की कीमतों में उछाल आना तय है। साथ ही रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामानों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। लोगों का कहना है कि ये बढ़ोतरी उनके परिवार का बजट बिगाड़ देगी। कभी 1 रुपए कभी 2 रुपए, तो इससे जेब पे तो असर पड़ेगा ही। गरीब आदमी, हम जैसा मजदूर आदमी तो मरना ही है। बजट में भी कुछ नहीं दिया इलेक्शन उन्होंने, और इसके बाद क्या है, हर 3 महीने 4 महीने में 1 रुपए कम करते हैं और 3 रुपए बढ़ाते हैं, तो हम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 1 साल में कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम हुई, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर आम आदमी तक पूरा फायदा नहीं पहुंचने दिया। सरकार ने वो पूरा फायदा कंज्यूमर को नहीं पास ऑन किया, एक्साइज वगैरह बढ़ाकर अपने पास रखा है। मैं समझती हूँ कुछ नहीं उनको करनी चाहिए, जिससे कि ये बोझ आम कंज्यूमर पर नहीं पड़े। आम जनता के ऊपर तो बहुत असर पड़ेगा। सब चीजों का दाम बढ़ जाएगा, कीमती महंगाई बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हम इसको विरोध कर रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है, जो आज से लागू हो गई। पेट्रोल 3 रुपये 7 पैसे और डीजल 1 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल अब 59 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि डीजल की कीमत 48 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में जाट समुदाय का आरक्षण के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। हंगामे की आशंका को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। रोहतक में आज स्कूल और कॉलेज बंद हैं और दूसरे जिलों में स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला अब डिप्टी कमिश्नर पर छोड़ दिया गया है। जाट 10% कोटा और आंदोलन के दौरान अपने नेताओं पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को जाट आरक्षण विधेयक विधानसभा में पेश होना था, लेकिन इसके ड्राफ्ट पर सहमति नहीं बन पाई। इधर खबर है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। बैठकर रणनीति बनाएंगे। अगर सरकार इस बीच उन 7 मांगों पर वार्ता करने के लिए किसी प्रतिनिधिमंडल को बुलाती है और सरकार किसी को अधिकृत करती है कि उससे बात होगी, तो बात भी करेंगे, क्योंकि रास्ते बातचीत के भी खुले रहेंगे। जहां तक मुझे पता लगा कि सरकार बिल ला रही है और शायद आज या कल में वो बिल पेश किया जाए, तो उसकी में भी क्या क्या खामियां हैं, क्या हैं, वो अपने टेक्निकल लोगों से बात करेंगे। और इसी को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जाट आंदोलन का जो अल्टीमेटम है उसके 72 घंटे का समय आज खत्म हो रहा है। इसको लेकर जाहिर तौर पर परेशानी बढ़ी हुई है और चौकसी कड़ी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से पठानकोट आतंकी हमले समेत सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार हैं। 37वें सार्क मंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा लेने नेपाल के पोखरा पहुंचे सरताज अजीज ने ये बात कही। पोखरा में सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग आज दोनों नेता मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सरताज अजीज आज सुबह नाश्ते पर भी मिले और सामान्य बातचीत में मशगूल दिखाई दिए। दोनों नेताओं के बीच कल सार्क देशों के मंत्रियों के लिए आयोजित रात्रि भोज में हल्की फुल्की बातचीत हुई थी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इसे मंत्रियों के बीच सामान्य बातचीत बताया। पिछले साल दिसंबर में इस्लामाबाद में दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद समग्र द्विपक्षीय वार्ता बहाल करने की घोषणा की गई थी।
The meeting, of course, is to hand over the invitation for the SAARC summit. But then anything she wants to discuss, we will discuss. भारत ने सार्क के सदस्य देशों को आपस में जोड़ने के लिए मोटर परिवहन और रेलवे समझौतों पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। सार्क देशों के बीच व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भारत ने सार्क बिजनेस ट्रैवलर्स कार्ड जारी करने की घोषणा भी की है। पोखरा में बुधवार को सार्क विदेश सचिवों की बैठक हुई। बैठक में विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि भारत सदस्य देशों के हित में इस साल के आखिर तक सार्क सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा निवारण, मौसम की भविष्यवाणी और संचार सुविधाएं बढ़ेंगी। उन्होंने सार्क देशों के बीच वित्तीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने प्रस्ताव दिया है कि हम आपस में डॉलर या यूरो में खरीदारी की बजाय एक दूसरे की मुद्रा में व्यापार करें। इससे सार्क देशों में वित्तीय बहाव बढ़ेगा। हम सदस्य देशों से निवेश सुरक्षा और प्रोत्साहन संधि पूरा करने का आग्रह करते हैं। पोखरा में गुरुवार को विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब संसद से जुड़ी कुछ और खबरें। सरकार ने संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में हुए कामकाज से संतोष जताया है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सत्र के दूसरे हिस्से में जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के भी पारित होने की उम्मीद जताई है। 23 फरवरी को शुरू हुए संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से का बुधवार को आखिरी दिन था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया कि संसद में रियल एस्टेट और आधार समेत 10 बिल पारित हुए। राज्यसभा से 11 और लोकसभा से 9 बिल पारित हुए। लोकसभा और राज्यसभा में तय समय से ज्यादा काम किया गया। This session gives me a sense of satisfaction and fulfillment because it has given us some of the key takeaways. वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में संशोधन के साथ मंजूरी को सरकार के लिए शर्मनाक मानने से इनकार किया। No problem with any issue being discussed because the government have not done anything wrong. No crime is committed by our government. We have a clean record, clean. No scams and scandals. सरकार ने जेएनयू और हैदराबाद के रोहित वेमुला मुद्दे के मामले में विपक्ष के अवरोध को भी गलत करार दिया। साथ ही हैदराबाद को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले में भी कांग्रेस पर गुमराह करने का आरोप लगाया। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा ने भी साल 2016-17 के आम बजट को चर्चा के बाद लौटा दिया। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बजट पर चर्चा के जवाब में कहा कि ये बजट देश की आर्थिक दर को बढ़ाने और टिकाऊ विकास करने वाला है। हालांकि चर्चा के दौरान ज्यादातर दलों ने इसे किसानों की बजाय कॉर्पोरेट क्षेत्र का बजट करार दिया। राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने दिया। उन्होंने आने वाले दिनों में बजट को देश के विकास का रोड मैप करार दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बजट से गांव और गरीबों का विकास होगा। हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस अंतिम व्यक्ति को जो उसका अधिकार है, जो उसका सपोर्ट है, वो हम उसको दिलवाएं। ये हमारा मौलिक सिद्धांत है। इससे पहले विपक्ष के तमाम सांसदों ने सरकार की बजट घोषणाओं पर सवाल खड़े किए। ये बजट गरीबों का बजट नहीं है, ये अमीरों का बजट है, ये क्रोनी कैपिटलिस्ट का बजट है, ये कॉरपोरेट को खुश करने के लिए बजट बनाते हैं। आपकी सोच तो कॉरपोरेट की तरफ है, कॉरपोरेट की कैसे जेब भरी जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ इस पे आपका ध्यान जा रहा है। कई सदस्यों ने आम बजट को किसानों का बजट कहे जाने को भी गलत करार दिया, तो बढ़ते एनपीए पर भी चिंता जताई गई। Adequate allocation has not been done for basic social sectors such as education and health. अब आपने एग्रीकल्चर पे जो है ये बढ़ा के 44,000 करोड़ कर दिया 22,000 से, जिसमें 15,000 करोड़ तो सिर्फ ब्याज इंटरेस्ट सब्सिडी पे जा रहा। आम बजट के साथ विनियोग लेखानुदान विधेयक 2016 को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। आम बजट 29 फरवरी को पेश किया गया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा ने तृणमूल कांग्रेस सांसदों के कथित घूसखोरी के आरोपों की जांच आचार समिति को सौंप दी है। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कल इसका ऐलान किया। राज्यसभा में सीपीएम ने भी इस मामले को सदन की आचार समिति में भेजने की मांग की। ऑनरेबल मेंबर्स, लोकसभा में प्रश्नकाल खत्म होते ही स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टीएमसी सांसदों का मामला आचार समिति को भेजने की घोषणा की। कीपिंग इन व्यू द एक्सट्रीम ग्रेविटी ऑफ द मैटर, I have, in exercise of my powers under rule provisions rule through 33B of the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha,
decided to refer the matter to the Committee on Ethics for examination, investigation and report. टीएमसी ने स्पीकर के फैसले को एक तरफा बताया। I strongly protest against referring the matter to an ethics committee. This matter relates to something which is dated April 2014. The videos were regarding that, and you have taken your decision unilaterally. उधर राज्यसभा में सीपीएम ने इसे गंभीर मामला बताया। पार्टी ने इसे सदन की आचार समिति को भेजने और संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। The antecedents are there. No, let that be investigated. I am asking the government to investigate. I am asking the government to investigate in that, order an investigation, and then why you should be worried? Why is the government not? What is the government? टीएमसी ने इसका विरोध किया और वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाए। The issue is when these so-called sting operations are done, what is the credibility of the people who do this? Please, sir, I can say with all responsibility, this company, foreign funds are coming into India before elections. सोमवार को एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। इसमें टीएमसी के 6 सांसदों और पश्चिम बंगाल सरकार के 5 मंत्रियों को कथित रूप से फर्जी कंपनियों से रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। प्रणव गोस्वामी के साथ रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने के मामले में केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ दबाव की भाषा समझते हैं और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाने के मामले में भी दबाव बनाना होगा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आंध्र प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार ने चुनाव में किए वादों को पूरा नहीं किया। Almost 2 years, the BJP and TDP have continuously denied giving the support to the people of Andhra Pradesh, which we committed to, and to which they too, before the elections, were committed. इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ दबाव की भाषा समझते हैं। Pressure on the Prime Minister because he understands pressure. He does not understand any other language, but he understands pressure. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश तो आते हैं, लेकिन मदद के नाम पर कुछ नहीं देते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा आंध्र की जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पटियाला हाउस कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 18 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। बुधवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों छात्रों की जमानत अर्जी का विरोध किया था। वहीं दूसरी तरफ जेएनयू प्रशासन ने छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य आरोपियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त और दे दिया। कन्हैया की अंतरिम जमानत खारिज करने की याचिका के मामले में भी हाईकोर्ट की जस्टिस ने मामला दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दिया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा का मामला अब चुनाव आयोग पहुंच गया है। इस मामले में बुधवार को बीजेपी के एक दल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर राज्य में हिंसा मुक्त चुनाव के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केरल में हुई हिंसा के लिए लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि चुनाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मामले में कर्नाटक से बीजेपी सांसदों ने भी संसद भवन के बाहर अपना विरोध जताया। भारतीय मूल के जज श्रीनिवासन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से चूक गए हैं। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पद के लिए मेरिक बी गर्लैंड को नामांकित कर दिया। भारतीय मूल के श्रीनिवासन पर तरजीह देते हुए यह नियुक्ति की गई है। ओबामा ने यह ऐलान तब किया है जब सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने चुनावी साल में ऐसा फैसला लिए जाने के खिलाफ चेतावनी दी थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए जिन 3 लोगों के नाम सामने आए थे, उनमें श्रीनिवासन का नाम भी शामिल था। साथ ही 63 साल के जस्टिस मेरिक गर्लैंड और जस्टिस ब्राउन जैक्सन भी इस दौड़ में शामिल थे। श्रीनिवासन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की अपीलीय अदालत में सर्किट जज हैं। I've selected a nominee who is widely recognized not only as one of America's sharpest legal minds, but someone who brings to his work a spirit of decency, modesty, integrity, even-handedness, and excellence. I am nominating Chief Judge Merrick Brian Garland to join the Supreme Court.
If the Senate sees fit to confirm me to the position for which I have been nominated today, I promise to continue on that course. Mr. President, it's a great privilege to be nominated by a fellow Chicagoan. I am grateful beyond words for the honor you have bestowed upon me. Thank you. मंदी के बीच चीन ने कल नई पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दे दी। इसमें साल 2020 तक जीडीपी और व्यक्तिगत आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 2020 तक चीन की अर्थव्यवस्था $13.8 ट्रिलियन की हो जाएगी। प्रधानमंत्री ली केक्शियांग ने कहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। 3 दशक तक तेज विकास के बाद 2011 से चीन की जीडीपी घट रही है। पिछले साल विकास दर 6.9% रही। IMF और विश्व बैंक का कहना है कि चीन में अगले 2 साल तक मंदी का असर दिखेगा। नाइजीरिया में बुधवार को एक मस्जिद पर हुए दोहरे फिदायीन हमले में 24 लोगों की मौत हो गई। घटना पूर्वोत्तर राज्य बोर्नो की राजधानी मैदुगुरु की है। यहां सुबह की नमाज के वक्त एक मस्जिद पर फिदायीन हमला हुआ। इस हमले के कुछ मिनट बाद ही 50 मीटर की दूरी पर एक और धमाका हुआ। सेना के मुताबिक दोनों हमलावर महिला फिदायीन थीं। हमले में 21 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आतंकी संगठन बोको हराम पर इस हमले को अंजाम देने का शक जाहिर किया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल हैदराबाद में इंडिया एविएशन शो 2016 का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने देश में विमानन क्षेत्र में विकास का उल्लेख करते हुए विमानन कंपनियों से इस मौके का लाभ उठाने और निवेश के लिए महत्वपूर्ण स्थल बनाने की अपील की। ये शो नागरिक उड्डयन पर 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। आइए आपको दिखाते हैं शो की कुछ खास झलकियां। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। आधार बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ी तकरार। अदालत का रुख कर सकती है कांग्रेस। धन विधेयक के तौर पर पारित करने पर ऐतराज। भारत माता की जय नहीं बोलने पर MIM विधायक वारिस पठान महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित। पठान के स्पीकर से पुनर्विचार की अपील। ओवैसी ने कहा गलत परंपरा। पंजाब के बटाला में 6 स्कूली छात्राओं पर एसिड अटैक। एक की हालत गंभीर। छेड़खानी की शिकायत के बाद युवकों ने घटना को दिया अंजाम। आभूषण कारोबारियों की हड़ताल का 16वां दिन। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज करेंगे रैली। 1% की एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग। नेपाल में सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक आज। सुषमा स्वराज और सरताज अजीज के बीच होगी बातचीत। अजीज ने कहा पठानकोट समेत सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए गुफ्तगू। नमस्कार।